नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले फिल्म सिटी की। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को शासन से मंजूरी मिल गई है। ये फिल्म सिटी यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में करीब 1000 एकड़ में बनाई जाएगी। 17,000 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी ये अत्याधुनिक फिल्म सिटी। 23 तारीख से फिल्म सिटी को लेकर अनुमोदन भी किया जा सकता है। 8 दिसंबर को ऑनलाइन प्री बिड खोली जाएगी। फिल्म सिटी जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाना है। पहले चरण 2024 तक पूरा हो जाएगा, तो वहीं 2029 में फिल्म सिटी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, तो स्थानीय युवाओं को अभिनय का मौका भी मिलेगा। हमारे संवाददाता ताहिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ताहिर, फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो चुका है, अब इसकी मंजूरी मिल चुकी है, क्या क्या खास जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को जो है हरी झंडी जो है पूर्ण तरह से मिल गई है। जिसके चलते यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बसने वाली फिल्म सिटी की ऑनलाइन बिड 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी। सोमवार से बिडिंग की डॉक्यूमेंट की खरीदारी की जा सकती है और आसानी से इस बिडिंग में जो है हिस्सा लेने के लिए लोग जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 3 फेसों में फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। वर्ष 2022 से 2024 के बीच पहला फेस होगा, जबकि दूसरे फेस में 2025 से 2027 के बीच जो है दूसरा फेस चलेगा। इसके साथ ही तीसरे फेस की अगर बात की जाए तो तीसरे फेस में 2028 से 2019 के बीच ये फिल्म सिटी पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। फिल्म सिटी की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए आकी गई है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म सिटी कुल 740 एकड़ में बसेगी, जिसमें से 40 एकड़ में फिल्म सिटी संस्थान के अलावा 120 एकड़ में डॉक्यूमेंट पार्क और 100 एकड़ में कम्युनिटी एक्टिविटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही अगर बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना होगा। पहले बिडिंग फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा होना अनिवार्य रखा गया है, जबकि दूसरे बिडिंग के नेट पर अर्थ 2,500 करोड़ रुपए होनी कम से कम अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही बिडिंग में जो हिस्सा लेने वाली टीम है उनमें 6 लोगों की अनिवार्यता रखी गई, यानी कि साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हैदराबाद और बॉम्बे के बाद में ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में जो है इसको यहाँ बताया जा रहा है, और जिसको लेकर पूरी तरीके से हरी झंडियां मिल चुकी है। 23 नवंबर से जो है बिडिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। लोग आसानी से फॉर्म खरीदने के बाद अपने हिसाब से बिडिंग के तौर पर जो है यहाँ पर जो है नॉमिनेशन जो है करा सकते हैं, और जिस तरीके से फिल्म सिटी को बताया जाएगा उसको लेकर एक रूपरेखा जो तैयार की गई है। जो सबसे ज्यादा बिडिंग में अमाउंट खोलेगा उसको जो है बिडिंग का हिस्सा रखा जाएगा, और बाकायदा उसको 4 वर्षों तक ना तो किसी तरीके का टैक्स देना होगा और ना ही उससे जो है बिडिंग का कोई हिसाब लिया जाएगा। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्रेटर नोएडा में बताई जा रही फिल्म सिटी को जो है पूर्ण रूप से हरी झंडी मिल गई है। 4 वर्षों तक बिडिंग के दौरान कोई प्रीमियम नहीं होगा। इसके साथ ही अगर 5वां वर्ष होता है तो 5वें वर्ष में जो है प्रीमियम की लागत तय हो जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को बिडिंग का जो है जिम्मा दिया जाएगा उनको तय समय के अंदर फिल्म सिटी को पूर्ण रूप से बताकर जो है हैंडओवर करना होगा, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया है लोगों को बड़े पैमाने पर, चाहे नौकरी की बात हो या फिल्म सिटी को बताकर यहाँ से फिल्म निर्माताओं के द्वारा एक के बाद एक फिल्मों को जो है बनाना जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सपने देखे गए थे उनको साकार कराने के लिए यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने जो है कमर कस ली और बिडिंग की शुरुआत जो है कर दी गई है। जी ताहिर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को फिलहाल हरी झंडी मिल चुकी है और करीब 1000 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ की जो रौनक है, रंगत है, वो देखने लायक होगी। हालांकि 2029 तक फिल्म सिटी पूरी तरह बनकर तैयार हो पाएगी। देखिए, अभी तक फिल्म सिटी के लिए जो है वो कंसल्टेंट ने डीपीआर तैयार की थी। कंसल्टेंट के डीपीआर तैयार करने के बाद इसका बिड डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जिसको आरएफक्यू कहते हैं, और कंसेशन एग्रीमेंट तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है।
इसके लिए पीपीपी गाइडलाइंस के तहत जो बीडी वैल्यूएशन कमेटी थी उसके सामने 13 नवंबर को इसको रखा गया। इसके पहले भी 1 नवंबर को भी बैठक हुई थी और वहाँ पर जो रिकमेंडेशन आई उसका अनुमोदन जो है प्राप्त हो गया है और कल ही इसका अनुमोदन मिला, तो इसलिए उस डॉक्यूमेंट को आज हम जारी कर रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले ममता बनर्जी का एक कदम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश है। ममता इस दौरान कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के पीछे हटने के बाद किसानों के एमएसपी गारंटी का दबाव बढ़ाने के मामले में भी विपक्षी दलों से चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा वो राज्य की बकाया वित्तीय राशि जारी करने, कोविड वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। पिछले 4 महीने में ममता बनर्जी का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। तो ममता बनर्जी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगी। उसमें चाहे बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र हो, चाहे किसानों का एमएसपी तय करना हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो प्रधानमंत्री से बात करेंगी। और सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं, वो विपक्षी दलों के भी तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगी। संजय चक्रवर्ती टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं और बहुत जल्दी दिल्ली दौरा इनका हो रहा है। 4 महीने में दूसरी बार दिल्ली आ रही हैं, क्या वजह है दिल्ली दौरे की लगातार? ये बात तो उन्होंने जुलाई के महीने में उन्होंने कहा था कि आप दूसरे महीने में वो दौरा करेंगे। इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उधर कोरोना का काल हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर चुनाव आ गए थे सामने। इसलिए जो है उन्होंने पहले कहा था वो करेंगे और निश्चित रूप से 2024 तक लगातार दिल्ली का दौरा इनका चलता रहेगा और कंटिन्यू जो है विपक्षी एकता संगठन के लिए काम करती रहेंगी। क्योंकि अब जब सरकार को अपनी हार दिखने लग गई है तो अब बैकफुट में आ गई है। बैकफुट में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये दबाव की राजनीति हम लोग की जो है, जो जन विरोधी देश विरोधी राजनीति जो चल रही है उसके खिलाफ जो एक दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष की एकता का, यही वजह है कि अभी कृषि कानून जैसा बड़ा कानून को वापस लिया और अभी तक उसके वापसी की पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। अभी भी इससे बहुत सारी खामियां। संजय जी, आप कह रहे हैं कि जो दबाव की राजनीति बनाई गई है सरकार के वजह के ऊपर, उसकी वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, लेकिन जो तमाम किसान नेता हैं, जो तमाम किसान हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से ही ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं। तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट ये पूरी तरीके से हमारे अन्नदाताओं का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने सरकार को झुकाया। हम कभी भी नहीं कह रहे कि राजनीतिक दल इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करे और जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अन्नदाताओं का अपमान कर रहा है। हमने कहा दबाव की बात कर रहे हैं। 700 किसानों ने जो शहीद हुए वो किसी राजनीतिक दल का कोई शहीद नहीं, बाकी वो किसानों ने अपनी शहीदी दी है। तो ये जो किसानों का जो आंदोलन था, किसानों ने पूरा का पूरा श्रेय किसानों हो जाता है। लेकिन एक राजनीतिक दबाव बहुत बड़ी चीज होती है। विपक्षी राजनीतिक अगर दबाव ना बनता तो सरकार को तो एकदम बेसिक था। आप जब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तरांचल में इनको पूरी तरीके से हार दिखने लगे, जब ग्राउंड में उतरे हैं मोदी जी आकर के देखने लगे हैं तो उनको समझ में आ गया कि अब ये यहाँ से जीत नहीं सकते। जिस तरीके से उनका पहली बार उनका विरोध हुआ, जिस तरह से उनको जो है काले झंडे दिखाए गए हैं, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने, क्योंकि वो तो दूर तक समझते हैं। जी संजय जी, ममता बनर्जी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी मुलाकात करेंगी। कई और भी राज्य हैं जो सीमावर्ती हैं, वहां पर भी अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खलबली है वो टीएमसी में देखने को मिल रही है बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि जबरदस्ती थोपा गया है ना। आप खुद सोचिए, जहाँ सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे 30 किलोमीटर का दायरा कम कर दिया गया और जहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया जा रहा है। गुजरात में 30 किलोमीटर का दायरा कम क्यों किया गया? किस वजह से कम किया गया? ऐसा कौन सी वजह है गुजरात में कम किया गया, बंगाल बढ़ा दिया? बंगाल में अगर आपका जो है बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर रेंज में कैसे आतंकवादी को पकड़ना है या बांग्लादेशी को, तो 15 किलोमीटर रेंज में पकड़ा जा सकता है। उसको 50 किलोमीटर रेंज में करने का क्या मतलब है, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है।
आप सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे राज्य सरकार के अधिकारियों पे दखलंदाजी कर रहे हैं। आप एक तरफ से चाहते हैं दिल्ली जैसी सरकार में आपका जो है पूरी तरीके से आपका कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। आज एक थोप रहे कल दूसरा थोपेंगे। संजय जी, ममता बनर्जी विपक्षी एकता को एकजुट करने की भी कोशिश करेंगी, तो कौन कौन से नेता हैं जिनसे मिल सकती हैं, और क्या सभी जो नेता हैं वो सहमति बना पा रहे हैं? क्योंकि पिछले काफी वक्त से कवायद चल रही है, लेकिन हर पार्टी का अपना एक नेता है, हर पार्टी के पास एक वरिष्ठ नेता है, उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। तो क्या विपक्षी दल जो है वो एक नेता के चेहरे पे संतुष्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जैसे एनडीए का है जी, ठीक है ना। एनडीए में भी तो बहुत सारे दल हैं इस साथ, तो वो भी जब इस गठबंधन के साथ वो सरकार को चला रहे हैं, हमारा भी उसी तरीके से सरकार चलेगा। हम पहले, हमारे यहाँ पे नेता का कोई इशू नहीं है कि नेता, तो हमारे पास एक से बढ़कर एक वरिष्ठ नेता है। हमारे पास ये है कि हम गठबंधन करके किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े करके प्रत्याशी हम एकजुट होकर के, क्योंकि सरकार हमेशा बनती है 32-33% वोट से बनती है, 31% वोट से सरकार बनती है, लेकिन जो 69% वोट है वो विपक्ष के पास आता है। लेकिन अगर हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अगर प्रत्याशी ना खड़ा किया और एक को ही समर्थन करना शुरू किया, तो मेन मुद्दा हमारा वहाँ पे है। नेता का कोई मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे वोटों का बंटवारा न हो और हम भारी बहुमत से भाजपा को हरा करके सत्ता को जो है अपने काबिज करना है। तो ये पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव में यही चीज देखने को मिलेगा आपको, और यही चीज आपको केंद्र के जो चुनाव होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, चाहे कृषि कानून वापस ले ले, चाहे पेट्रोल के दाम वापस ले ले, कुछ भी कर ले, इतना बो दिया है, जहर बो दिया है। क्योंकि ये चीज आपने देखा होगा कि 2 मई के बाद पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए। 2 मई के पहले ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी लगातार दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं, 4 महीने में दूसरा उनका दिल्ली दौरा है, और विपक्षी एकता को भी एकजुट करने की बात करेंगी। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो किसी एक नेता पर राजी नहीं हो रहे हैं, लेकिन संजय जी का कहना था कि चेहरे को लेकर तो लड़ाई है ही नहीं, सिर्फ तमाम विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने की कवायद कर रही हैं ममता बनर्जी। और कल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदूषण को देखते हुए स्कूल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। एक तरफ जहां दिल्ली की जनता प्रदूषण से करा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सियासी मोहरे चलने में लगे हुए हैं। कल अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के सियासी दौरे पर थे, तो आज वो 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब गए हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल मोगा से मिशन पंजाब की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो अगले 1 महीने में राज्य के कई जगहों का दौरा करेंगे और लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा भी करेंगे। और चुनाव से पहले ही गाजियाबाद में नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। धौलाना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक असलम चौधरी ने एक सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को भुगत लेने और 11 नवंबर को गौ तस्करी के मामले में 7 लोगों को गोली लगने के बाद बदला लेने की भी बात कही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया। पुलिस ने सपा विधायक असलम चौधरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में धारा 504, 505 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये पुलिस की सख्ती का ही नतीजा है कि 8 दिनों के अंदर महज 3 ही एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों ही मामलों से मेले का कोई लेना देना नहीं है। 2 एफआईआर बाइक चोरी की हैं जो मेले के बाहर सड़क से हुई थी और तीसरी एफआईआर मेला परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर ने मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मेला घूमने आने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। एक दिन में 30 से 35 हजार लोगों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए ही पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की बिक्री करने वाले एक तस्कर को शनिवार को हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी हितेश सिंह के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 38 साल है और उसके पास से एक पिस्तौल, 2 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही तमाम मामलों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। साइबर सेल के डीजीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद पुलिस ने हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप नाम के फेसबुक पेज पर हथियार बेचे जा रहे हैं। जांच के क्रम में साइबर सेल की टीम आरोपी के पेज पर भी पहुंची और फिर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। और अब खबर एनसीआर के हापुड़ क्षेत्र से, जहां के कोतवाली में एक शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। यहां चंडी रोड स्थित राजमहल बैंकेट हॉल में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। एक के बाद एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते कई सिलेंडर धमाके के साथ फट गए। इस घटना के बाद समारोह में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, आग पर काबू पाया। इस घटना के दौरान कुछ लोग बैंकेट हॉल के ऊपर बने कमरों में फंस गए, जिन्हें धुएं के बीच फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू किया। बकाया वेतन और कर्मचारियों के अभाव की वजह से दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में उपचार मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस विरोध प्रदर्शन में अस्पताल के बाकी कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि बीते 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जबकि डॉक्टरों को बीते 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।